हाय एवरीवन, हमने यूनिट 1 कर ली थी। यूनिट 2 के हमने फर्स्ट टॉपिक को देख लिया है, कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम देखेंगे यूनिट 2 का 2 और 3, इन दोनों को हमें साथ साथ करना है, क्योंकि फ्री कंसेंट का ही पार्ट ये 5 चीज़ें आती हैं। तो आज हम देखेंगे फ्री कंसेंट, उसका नीड और उसकी डेफिनेशन क्या है, और साथ में फ्री कंसेंट को क्या क्या चीज़ें वॉयलेट करती हैं। तो फ्री कंसेंट को जानने से पहले आपको ये देखना है कि कंसेंट क्या होता है और फ्री कंसेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कंसेंट को हिंदी में कहते हैं सहमति। आपने किसी चीज़ को करने के लिए हाँ बोला, उसे हम कहेंगे सहमति। तो ये फ्री कंसेंट स्वतंत्र सहमति से कैसे डिफरेंट है। कंसेंट जो है, पहली चीज़, ये सेक्शन 13 में डिफाइन है। कंसेंट के लिए कंसेंट का मतलब होता है एग्री करना, मतलब हाँ बोलना। अब कैसे हाँ बोलना, पहली चीज़ तो आप एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही होगी, दूसरा चीज़ उसका सेंस सेम होगा, तीसरी चीज़ उसका समय भी सेम होगा। जब दो लोग एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, एक ही सेंस में बात कर रहे हो और एक ही समय बात कर रहे हो, उसे हम कहते हैं कि दोनों के बीच में सहमति हुई है। तो क्या है, कंसेंट सेक्शन 13 में डिफाइंड है, जो कि बोलती है कि दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, मतलब दोनों लोग एग्री करते हैं किसी बात को लेके। सेम थिंग एट अ सेम थिंग इन अ सेम सेंस एंड एट अ सेम टाइम, ये होता है कंसेंट। अब ये फ्री कंसेंट से कैसे डिफरेंट है, देखो, अगर कोई हाँ बोल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने खुद विलिंगनेस से हाँ बोल रहा है। क्या पता कोई दूसरा इंसान उस पर दबाव डाल रहा है, क्या पता कोई दूसरा इंसान उसको ज़बरदस्ती हाँ बोलने को बोल रहा है। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो वो फ्री कंसेंट नहीं होगी। वो कंसेंट तो हो सकती है, लेकिन वो फ्री कंसेंट नहीं होगा। तो फ्री कंसेंट, पहली चीज़, ये सेक्शन 14 में डिफाइंड है। फ्री कंसेंट के लिए ये 3 चीज़ें तो चाहिए। सेम थिंग चाहिए, सेम किसी एक चीज़ पे बात हो रही हो, सेम सेंस पे बात हो रही हो और सेम समय में बात हो रही हो। लेकिन उसके साथ साथ कोअर्जन, मतलब कि ज़बरदस्ती से उसको वो सहमति नहीं दे रहा हो। दूसरी चीज़, उस पर किसी का अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब कि कोई उस पर दबाव नहीं डाल रहा हो। तीसरी चीज़, कोई धोखाधड़ी नहीं हो रही हो, जिसे कहते हैं फ्रॉड। चौथी चीज़, मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब आप उसे कुछ गलत चीज़ बता ना रहे हो। और पांचवी चीज़, मिस्टेक, आप गलती से कोई चीज़ नहीं कर रहे हो। अगर ये 5 चीज़ें नहीं है तो हम कहेंगे कि वो फ्री कंसेंट है। पर इन 5 चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ है तो हम कहेंगे कि वो फ्री कंसेंट नहीं है। फिर वहां पे वो फ्री कंसेंट के अंदर नहीं आएगा। तो अब मैंने बोला कंसेंट, यही जो चीज़ मैंने ऊपर समझाई वही यहाँ लिखा हुआ है कि कंसेंट सेक्शन 13 में डिफाइंड है। दो से ज़्यादा लोग जब एग्री करते हैं किसी सेम थिंग में, इन अ सेम सेंस में और एट अ सेम टाइम में, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेम टाइम में, तो उसे हम कहते हैं कि वो कंसेंट है। अब ये कंसेंट और फ्री कंसेंट यहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 14 में डिफाइंड है। फ्री कंसेंट को हम फ्री तब बोलेंगे जब वो इन 5 चीज़ों से ग्रस्त नहीं होगी, मतलब उसमें कोअर्जन, जो कि होता है डर या धमकी, नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, फ्रॉड नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है और मिस्टेक नहीं है। जब ये 5 चीज़ें नहीं होंगी तो वो फ्री कंसेंट के अंदर आएगा। फ्री कंसेंट इज द कंसेंट विच हैज़ बीन ऑब्टेन बाय द फ्री विल ऑफ द पार्टीज आउट ऑफ देयर ओन एसेंट, मतलब इसमें फ्री विल। अब जब ये 5 चीज़ें नहीं होंगी तो इसका मतलब है कि वो इंसान खुद से ही चाह रहा है कि वो किसी एग्रीमेंट या किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आए। तो ये हमने ये समझा, ये इसका इंट्रोडक्शन होगा। अब हम एक एक चीज लिखेंगे। अब अभी हमने पढ़ लिया कि फ्री कंसेंट की डेफिनेशन क्या होती है और इसका नीड। फ्री कंसेंट का नीड क्या है, देखो, अगर आपको किसी भी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आना है या फिर किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आना है तो आपको फ्री कंसेंट चाहिए। तो नीड क्या है, नीड इसलिए है कि ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो फिर वो वॉइड हो जाएगा या फिर वो वॉइडेबल में आएगा। पर अगर फ्री कंसेंट है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो फ्री कंसेंट का नीड क्यों है, क्योंकि हमें एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, और डेफिनेशन ये दे रखी है। अब हम पढ़ेंगे इसका थर्ड टॉपिक जो है फैक्टर्स वैलिडेटिंग फ्री कंसेंट, मतलब क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो फ्री कंसेंट को नहीं होने देते। तो ये 5 चीजें दे रखी है, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। अब हम एक एक करके देखेंगे ये क्या है। पहला है कोअर्जन। तो कोअर्जन का सिंपल मतलब होता है जहां पे भी डर या धमकी आए, मतलब कोअर्जन का मतलब है, इन सिंपल वर्ड, कोअर्जन का मतलब होता है डर, किसी को धमकाना, किसी को फोर्सफुली, जबरदस्ती कोई काम करने को बोलना। यूज्ड बाय वन पार्टी, जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को डराती है, धमकाती है, फोर्सफुली कुछ काम करने को बोलती है, तो हम कहेंगे कि वो कोअर्जन कर रही है, जो कि आर्टिकल 15 में डिफाइंड है। और कोअर्जन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप कोअर्जन लिखोगे आप ये जरूर लिखोगे कि कोअर्जन वाले एक्ट आईपीसी, जो कि हमारी बीएनएस है, उसके अंदर फॉरबिडन है। अब अगर कोई हमें धमका रहा है, कोई हमें फोर्सफुली कोई काम करने को बोल रहा है, तो वो हमारे साथ एक क्रिमिनल एक्ट कर रहा है। तो वो किस में आएगा, वो आईपीसी जो कि बीएनएस है उसमें आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्स वाई को बोलता है कि तुम अपनी कार मुझे 50,000 रुपए में बेचो, अगर तुम अपनी कार मुझे नहीं बेचोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। एक्स वाई को मारता है और कहता है कि तुम्हें अपनी कार जबरदस्ती मुझे बेचनी होगी, तो यहाँ पे वो उसको बीट कर रहा है, तो ये आईपीसी के अंदर आएगा कि वो उसको फोर्सफुली कुछ काम करने को बोला है, उसकी बॉडी को हार्म कर रहा है। तो ये किसमें आएगा, कि किसी बॉडी के अगेंस्ट कोई कुछ गलत काम हो रहा है, तो वो बीएनएस के अंडर आपको
उसमें सेंटेंस मिलेगा। तो ये आएगा कोर्जन के अंदर, ये इसका एग्जाम्पल है। तो आपको इसमें क्या लिखना है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि आईपीसी में वॉयलेटिव माना गया है वो चीज़ें कोर्जन के अंदर भी लागू होती हैं। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो है रंगयायका अम्मा वर्सेस अल्वर सेट्टी। इस केस में क्या होता है ना कि रंगनायका अम्मा वर्सेस अल्वर सेट्टी के केस में क्या होता है, ये जो ये लेडी होती है रंगनायकम्मा, ये एक विडो होती है, मतलब एक विधवा होती है, एक हिंदू विधवा होती है। इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो इनके फैमिली मेम्बर्स मतलब हस्बैंड के साइड के लोग ये बोलते हैं कि हम तुम्हारे हस्बैंड की डेड बॉडी को उठाने भी नहीं देंगे या घर से लेके जाने भी नहीं देंगे जब तक तुम एक बच्चे को अडॉप्ट नहीं करती। मतलब ये इस पर ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं कि तुम्हें एक बच्चे को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी हम तुम्हारे हस्बैंड को घर से, मतलब हम तुम्हारे हस्बैंड की लाश को घर से भेजेंगे। तो यहाँ पे इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है वो कोर्जन, मतलब कि धमकी दे के बनाया जाता है कि बच्चे को अडॉप्ट करना पड़ेगा तभी तुम्हारे हस्बैंड की लाश को घर से बाहर निकालेंगे। तो ये केस आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि वो किस में आएगा, कोर्जन में। तो फिर ये जो ये लेडी होती है ये जाती है कोर्ट में। कोर्ट ये कहती है कि यहाँ जो ये कॉन्ट्रैक्ट या जो ये एग्रीमेंट बना है ये फोर्सफुली बना हुआ है, मतलब आप उसको ज़बरदस्ती ये काम करने को बोल रहे हो और आप उसको धमकी दे रहे हो कि जब तक तू इस बच्चे को अडॉप्ट नहीं करेगी तब तक हम तेरे हस्बैंड की बॉडी को घर से निकलने नहीं देंगे। तो ये एक तरह से पूरी तरह से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब पहला चीज़ हमने पढ़ लिया कोर्जन, अगर कोर्जन होगा तो फ्री कंसेंट नहीं होगी। अब दूसरा होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखो अनड्यू इन्फ्लुएंस जो है ना वो सही वर्ड है। इन्फ्लुएंस मतलब आप किसी से कोई चीज़ सीखते हो, कोई आपको कोई चीज़ सिखाता है, मतलब वो इंसान आपको डोमिनेट कर रहा है। लेकिन जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है उसका मतलब कि कोई आदमी ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में डोमिनेटिंग चीज़ें कर रहा है, मतलब वो आपकी लाइफ में अपना इंटरफेरेंस दिखा रहा है। अब देखो इसका मतलब होता है डोमिनेटिंग द विल, मतलब एक आदमी अपनी इच्छा दूसरे के ऊपर थोप रहा होता है, वो भी किसी दूसरे इंसान पे। उसे हम कहते हैं, वो भी क्योंकि उसे कोई अपना अनफेयर एडवांटेज चाहिए होता है, मतलब वो अपना काम निकालने के लिए दूसरे इंसान पे ज़बरदस्ती अपनी इच्छाएं थोप रहा है, उसे हम कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डिफाइंड है। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस को समझने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। देखो अगर आप घर देखोगे तो एक पिता और बेटे में हो सकता है और पिता और उसकी बेटी में भी हो सकता है। अगर फादर चाहता है कि मेरी बेटी की शादी इसी पर्टिकुलर बॉय से हो और वो जबरदस्ती उस पर अपना डोमिनेटिंग रोल दिखा रहा है, कह रहा है कि मैं पिता हूं, तुझे इसी लड़के से शादी करनी पड़ेगी, तो वहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस है। तो इन केसेस में अनड्यू इन्फ्लुएंस आ सकता है। दूसरा हस्बैंड और वाइफ, अगर हस्बैंड ये चाहता है कि उसकी वाइफ की प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए और वो ज़बरदस्ती उस पर इन्फ्लुएंस दिखा रहा है, वो डोमिनेटिंग रोल में है, मतलब वो ज़बरदस्ती उससे बोल रहा है कि साइन कर, तो ये भी एक तरह से अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आएगा। तीसरी चीज़ टीचर एंड स्टूडेंट। अब आपने कभी कभी ये देखा होगा कि कभी कभी कोई जो स्कूल के टीचर्स होते हैं वो कहते हैं कि अगर तुम स्कूल में तो हमारे सामने हो ही, बट तुम घर में भी मेरे से एक्स्ट्रा स्टडीज़ लो, मतलब कि ट्यूशन लो। तो अगर वो बच्चा उस टीचर के घर में ट्यूशन लेने के लिए जाता है और वो टीचर खुद कहता है अगर तुम मेरे घर में ट्यूशन लेने नहीं आओगे तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा, तो यहाँ पे टीचर अनड्यू इन्फ्लुएंस दिखा रहा है स्टूडेंट के ऊपर, तो ये भी आएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस के कुछ एसेंशियल है। पहला एसेंशियल ये है अनड्यू इन्फ्लुएंस का कि एक पार्टी जो है उसका कोई डोमिनेटिंग रोल होना चाहिए, उसकी कोई डोमिनेटिंग विल होनी चाहिए। अब आप जो मैंने आपको तीन ये दिखाया फादर एंड सन वाला, इस केस में अगर आप देखो तो फादर का है वो डोमिनेटिंग विल है, दूसरे केस में हस्बैंड का मेनली हम देखते हैं हस्बैंड का, आजकल तो वाइफ का भी होता है, तो हस्बैंड और वाइफ में से किसी का भी डोमिनेटिंग विल हो सकता है। तीसरी चीज टीचर और स्टूडेंट में ज्यादातर हम देखते हैं कि टीचर का ही डोमिनेटिंग रोल है, ऑब्वियसली टीचर का ही होता है क्योंकि उन्हीं के हाथ में मार्क्स देने की कैपेसिटी होती है, तो यहाँ पे टीचर का रोल है। तो इसका पहला एसेंशियल ये बनेगा कि एक पार्टी का क्या है, डोमिनेटिंग विल है दूसरे के ऊपर। दूसरा कोई अनफेयर एडवांटेज है। अब अनफेयर एडवांटेज क्या हो सकता है, या तो आप फादर वाले केस में कह सकते हो कि फादर की रिस्पेक्ट, फादर चाहता है कि मेरी बेटी की शादी इससे हो क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट बनी रहे। हस्बैंड और वाइफ के केस में कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी का रोल हो सकता है किसी का भी। और टीचर और स्टूडेंट के केस में अगर टीचर बोलता है कि तुम मेरे से एक्स्ट्रा स्टडीज लो, तो वहां पे टीचर अपनी इनकम सोर्स देख रहा है, तो यहाँ पे भी ये अनफेयर एडवांटेज है। तो इन तीनों केसेस में इसके एसेंशियल क्या होंगे, पहला एक का डोमिनेटिंग रोल होगा, दूसरा यहाँ पे अनफेयर एडवांटेज होगी। अब तीसरा हम देखेंगे फ्रॉड। अब फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन को आपको साथ साथ देखना पड़ेगा। ये क्या होता है, देखो फ्रॉड का मतलब होता है धोखाधड़ी। फ्रॉड, अगर कोई इंसान किसी के साथ फ्रॉड करता है, धोखाधड़ी करता है, तो उसको पता होता है कि वो गलत काम कर रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि फ्रॉड में पहली बात तो उसका इंटेंशन होता है। इंटेंशन क्या होता है, डिसीव मतलब धोखा देने का। दूसरा उसका विल, उसकी इच्छा होती है, विलिंगनेस होती है। तीसरी चीज क्या होती है, उसको पूरी तरह से इंटेंशन क्या होता है, उसका इंटेंशन उसको डिसीव करने का होता है टू द अदर पार्टी। जब ये तीन चीजें आएंगी, इंटेंशन, विलफुल और
उसका डिसीव करने का ऑब्जेक्टिव। जब ये तीनों चीज़ें आएंगी तब हम कहेंगे कि वो फ्रॉड है। क्या क्या चीज़ें? उस इंसान की इंटेंशन, मतलब उसको पता है कि वो गलत काम कर रहा है, उस इंसान की इच्छा है दूसरे इंसान के साथ गलत काम करने की। तीसरा, उसको हर एक फैक्ट, मतलब उसको हर एक चीज़ के बारे में पता है, और वो इंटेंशन किस लिए? वो इंटेंशन ही दूसरे इंसान को डिसीव करने के लिए है, मतलब धोखा देने के लिए, और इसीलिए वो एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट के अंडर। ये तीन चीज़ें जहाँ होंगी वहाँ फ्रॉड होगा। अब इसका एग्जाम्पल, ये चार जो ये ब्लॉक में है ये इसके एसेंशियल है। अगर शॉर्ट नोट में फ्रॉड आएगा तो आपको सेक्शन 17 में फ्रॉड डिफाइन है ये लिखना पड़ेगा, ये तीन चीजें लिखने पड़ेंगी फ्रॉड में क्या होता है। और फिर फ्रॉड के एसेंशियल, पहला एसेंशियल, फ्रॉड में आप गलत चीजें बताते हो। अब देखो इसका एग्जांपल, एक्स को वाई, एक्स और वाई दो लोग हैं। अब एक्स जो है वो अपना सामान वाई को बेचता है। एक्स को पता है कि वो जो सामान है वो लोकल ही मैन्युफैक्चर है, मतलब कि वो कहीं लोकल, मतलब वो इंडिया के अंदर ही कहीं पे मैन्युफैक्चर्ड है, लेकिन वो झूठ बोलता है वाई को कि नहीं भाई ये लोकल मैन्युफैक्चर नहीं है, ये तो मैं इंपोर्टेड गुड, मतलब ये तो मैं बाहर से लेके आऊँ। वो कहता है कि ये सामान मैं अमेरिका से लेके आया हूँ, इसीलिए इसका प्राइस हायर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब आपको देखना है कि क्या ये तीनों चीजें इसमें आ रही हैं। क्या क्या तीन चीज? पहली बात इंटेंशन, क्या उसका इंटेंशन था? बिल्कुल उसका इंटेंशन था, तभी वो हायर प्राइस में उसको बेच रहा है। उसका विलफुलनेस थी, बिल्कुल उसकी विलफुलनेस थी, क्योंकि उसे पता है कि ये लोकली मैन्युफैक्चर सामान है, और उसका डिसीव करने का इंटेंशन है, हाँ, क्योंकि उसने यहाँ झूठ बोल दिया है कि ये इंपोर्टेड सामान है, ये मैं बाहर से लेके आया हूँ। तो तीनों चीजें इसमें दिख रही हैं, तो इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या है, ये फ्रॉड हो रहा है। दूसरी चीज, इसका दूसरा एसेंशियल है, वो कहता है कि एक्ट फिटेड टू डिसीव। अब वो कुछ ऐसा काम करेगा, मतलब वो इसमें कुछ ऐसा एक्ट होना चाहिए, एक्ट भी आएगा, कुछ ऐसा एक्ट करेगा जिससे दूसरे को धोखा होगा। अब इसमें एग्जांपल देखो, ए जो है वो एक हस्बैंड है और बी जो है उसकी वाइफ है। ए को पता है कि उसकी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है, मतलब कि ए की जो वाइफ है वो इलिटरेट है, मतलब वो पढ़ी लिखी नहीं है। अब वो जबरदस्ती उससे साइन करवाता है, या फिर वो जानबूझ के उससे साइन करवाता है ऐसे डॉक्यूमेंट से जो कि मान लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल मान लेते हैं कि वो उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अब ए उसको झूठ बोल के साइन करवा रहा है कि ये इसमें तुम्हारे साइन चाहिए। अब ए उसको झूठ बोल रहा है कि ये किसी और चीज के पेपर हैं, पर वो प्रॉपर्टी के। अब लेकिन उसकी बीवी जो है वो तो अनपढ़ है, वो तो कभी देख नहीं पाएगी, वो तो कभी समझ ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पे ए जो है वो गलत एक्ट कर रहा है, पर उसे पता सब कुछ है कि हाँ उसकी बीवी अनपढ़ है, इसीलिए वो उससे साइन करवा रहा है और डॉक्यूमेंट उसको दे रहा है। तीसरी जो एसेंशियल है वो है फ्रॉड मस्ट बी कमिटेड विद द नॉलेज ऑफ द फैक्ट। देखो फ्रॉड की जो मैंने ऊपर बता दिया है कि यहाँ पे आपको नॉलेज ऑफ द फैक्ट, मतलब आप जो भी काम करोगे उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जो इंसान फ्रॉड कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि हाँ मैं गलत काम कर रहा हूँ। और चौथा, इसका जो धोखाधड़ी का जो चौथा एसेंशियल है वो है कि जिस पार्टी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, मान लिया जाए यहाँ पे एक्स और वाई थे ना, तो एक्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वाई के साथ करा, तो वाई को यहाँ पे पक्का है कि लॉस होगा। तो जिस पार्टी को आप मिसलीड कर रहे हो उस इंसान को लॉस होना पक्का 100% शॉर्ट है कि लॉस होगा। जब ये चार एसेंशियल जहां भी आएंगे वहां हम कहेंगे कि वो क्या है, वो फ्रॉड है। तो चार एसेंशियल्स ऑफ फ्रॉड में क्या लिखोगे आप? पहली चीज कि वो फॉल्स बातें बताएगा, वो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे वो डिसीव करेगा दूसरे इंसान को, धोखा देगा। तीसरा, उसको उस फ्रॉड की नॉलेज पहले से होगी। चौथा चीज, जो फ्रॉड उसने वो मिसलीड करने के लिए किया है, जिस इंसान के साथ उसने फ्रॉड करा है उसको कुछ लॉस होगा, तो ये फ्रॉड के अंदर आएगा। अब इसी का एक और पार्ट है वो है मिस रिप्रेजेंटेशन। अब ये मिस रिप्रेजेंटेशन आखिर होता क्या है? देखो अभी हमने पढ़ा फ्रॉड जो है धोखाधड़ी। अब मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में बहुत कंफ्यूजन होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन है वो आपका सेक्शन 18 के अंदर डिफाइन है। मिस रिप्रेजेंटेशन की खास बात यह है कि ये एक तरह का फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें इंसान जो होता है वो इनोसेंट होता है, इंसान को फैक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। इंसान को जो इंसान कॉन्ट्रैक्ट करता है वो उसकी इंटेंशन भी नहीं होती डिसीव करने की। ये टोटली अपोजिट है फ्रॉड से। फ्रॉड में इंटेंशन थी, मिस रिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे फ्रॉड में वो गिल्टी था, वो पता था, वो डिसीव कर रहा है, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में वो बेचारा इनोसेंट होता है, उसे कुछ नहीं पता होता है। फ्रॉड में उसको सारे फैक्ट, ये उसको नॉलेज ऑफ द फैक्ट होती है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। एक्स को पता था कि मैं उसको ये बेच के सामान बेच रहा हूँ कि वो इंपोर्टेड है, पर वो है सारे के सारे लोकल सामान। लेकिन इस केस में क्या होता है, यहाँ पे उसको फैक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। और चौथी चीज क्या है कि उसका इंटेंशन भी नहीं होता है दूसरे इंसान को डिसीव करने का। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि किसी दूसरे इंसान का लॉस हो, पर फिर भी लॉस तो होता ही है। तो अब इसका एग्जाम्पल देखो, यही जो ऊपर वाला मैंने एक्स और वाई वाला एग्जाम्पल दिया, वही मैं आपको मिस रिप्रेजेंटेशन में भी समझाती हूँ। देखो अब हमें अगर मिस रिप्रेजेंटेशन का एग्जांपल देना है तो कैसे करेंगे? एक्स और वाई दो लोग हैं। एक्स वाई को ये बोल के सामान बेचता है कि ये सामान इंपोर्टेड है, मतलब ये सामान मैं बाहर से लेके आया हूं। अब एक्स को खुद भी नहीं पता वो सामान कहां से आया है। एक्स को ये पता है कि ये सामान सुबह सुबह गाड़ी से आया। उसे लगता है कि ये सामान इतना महंगा है तो ये बाहर से आया होगा, तो वो गलत फैक्ट बोल देता है। तो वो मतलब वो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर देता है चीज़ों का। वो कहता है कि हाँ यार ये सामान शायद इंपोर्टेड ही है। तो यहाँ पे वाई को लगता है कि एक्स बोल रहा है कि ये सामान तो बाहर से आया है तो ये महंगा होगा ही।
लेकिन यहाँ पे एक्स बेचारे को खुद ही पता नहीं होता है कि ये सामान बाहर से आया था या नहीं आया था। तो बस यही चीज़ है मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड को जो डिफरेंट करती है। अब इसके एसेंशियल, अब अगर मिस रिप्रेजेंटेशन शॉर्ट नोट में आएगा, पहले आपको मिस रिप्रेजेंटेशन लिखना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, एक एग्जाम्पल लिखना है, फिर आपको इसके एसेंशियल पॉइंट लिखने हैं। पहला एसेंशियल पॉइंट मिस रिप्रेजेंटेशन का क्या है कि इसमें आप एक पॉजिटिव एसर्शन करते हो, मतलब आपको खुद नहीं पता होता है चीज़ों के बारे में, पर आप फिर भी उनके बारे में अच्छी चीज़ें बताते हो। जैसे कि अब एक एग्जांपल और देखो, ए जो है वो अपना घोड़ा बी को बेचता है, ठीक है। अब ए जो है वो अपना घोड़ा बी को बेचता है, ए को लगता है कि उसका घोड़ा बिल्कुल सही है, ए को लगता है उसका जो घोड़ा है वो दौड़ भी रहा है, उसका हॉर्स बिल्कुल सही है, वो दौड़ भी रहा है, वो ठीक है। लेकिन बी को कुछ समय के बाद जब ए अपना घोड़ा बी को बेच देता है, तो बी को कुछ समय के बाद पता चलता है कि जो ए का घोड़ा है वो तो सुन ही नहीं सकता, मतलब वो साउंड माइंड का नहीं है, वो अनसाउंड माइंड का, मतलब उसमें कुछ दिक्कत है। अब ए को ये बात पहले नहीं पता थी। ए ने जब घोड़ा बेचा तो उसको खुद ही नहीं पता था कि उसका जो हॉर्स है उसमें ऐसी दिक्कतें हैं। वो तो जब बी ने जब उसका हॉर्स खरीद लिया उसके बाद उसे पता चला। तो यहाँ पे क्या होता है, ए ने पहले तो पॉजिटिव एसर्शन बताया था, लेकिन बाद में ए को भी नहीं पता था, फिर बी को जब पता लगा उसके बाद वो ए के पास गया, तो यहाँ पे ए कहेगा कि हाँ मुझसे मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, मैंने आपके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया, मतलब मुझे खुद ही नहीं पता था कि ऐसा हुआ है। तो ये पहला आएगा। दूसरा होता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी। कभी कभी आप कुछ चीज़ें नहीं करते हो, मतलब अगर डॉक्टर कभी अपना काम करने से मना कर दे तो ऐसी चीज़ें ब्रीच ऑफ ड्यूटी में आएंगी। तो अगर कोई इंसान कमिट कर देता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी और उसका कोई इंटेंशन नहीं होता है डिसीव करने का, उसका कोई इंटेंशन नहीं होता है धोखा देने का दूसरे इंसान का, या जिस काम को वो नहीं करता है उससे अगर किसी दूसरे इंसान को अगर धोखा मिल जाता है, तो वो भी हम कहेंगे कि मिस रिप्रेजेंटेशन से आएगा। क्यों? क्योंकि उस इंसान को पता ही नहीं था कि जब वो ये काम नहीं, जब वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर देगा तो उसके बाद ये कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, मतलब वो फोर्स ही नहीं कर पाता है। तो ये भी किस में आएगा? मिस रिप्रेजेंटेशन में। तीसरा इसका जो एसेंशियल पॉइंट है वो है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। देखो यहाँ पे है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, वहाँ पे क्या है, वो फॉल्स सजेशन देता है। यहाँ पे वो बेचारा मतलब वो जब वो अपनी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा होता है तो वो गलत ढंग से डिस्क्राइब कर देता है, लेकिन ऊपर वाले केस में तो वो पूरी तरह से उसे पता होता है और वो गलत चीज़ें बताता है। इस केस में उससे रिप्रेजेंटेशन जो है वो गलत ढंग से होती है। जैसे कि ए ने बोला कि पहले ए ने बोला मेरा हॉर्स तो ठीक है, वो दौड़ भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ए को ये नहीं पता था कि वो बेचारा थोड़ा थोड़ा अनसाउंड माइंड का है। तो वो यहाँ पे फॉल्स रिप्रेजेंटेशन में ये बोल देगा कि नहीं मेरा घोड़ा तो सही है, मेरा हॉर्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाद में पता चलेगा कि नहीं भाई यहाँ पे एक फॉल्स स्टेटमेंट बोल दिया गया है, लेकिन उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी डिसीव करने की, उसकी इंटेंशन नहीं थी धोखा देने की। तो ये आएगा फॉल्स रिप्रेजेंटेशन में। जो चौथी चीज में इसमें आती वो है इंड्यूसिंग मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर। मिस रिप्रेजेंटेशन का जो चौथा एसेंशियल है वो ये बोलता है कि जो सब्जेक्ट मैटर है आप उसके बारे में कुछ मिस्टेक बोल देते हो। जैसे कि ए एक प्रॉपर्टी डीलर है, ए जो है वो घर बेचता है बी को। ए बाहर से ये देखता है कि यार घर तो बिल्कुल ठीक है, घर की दीवारें भी बिल्कुल ठीक है, पेंट भी सही हो रखा है, एरिया भी सही है, पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बी उस घर को ले लेता है, बी उस घर को परचेस कर लेता है, बी को पता चलता है कि इस घर की जो फाउंडेशन ये तो बहुत ही वीक है, मतलब कि ये घर बना था तो इसकी जो नींव रखी गई थी तो काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो यहाँ पे ए जो प्रॉपर्टी डीलर था उससे मिस्टेक होगी सब्जेक्ट मैटर। यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या है? हाउस है। यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर हाउस है, तो उससे उस हाउस के बारे में थोड़ी बहुत मिस्टेक, मतलब उसने पूरी तरह से पूरी खोजबीन नहीं करी। तो हम कहेंगे कि सब्जेक्ट मैटर के बारे में जब आपसे मिस्टेक हो जाए, मतलब हाउस के बारे में कुछ चीज़ों में कोई मिस्टेक हो जाए, तो हम कहेंगे वो मिस रिप्रेजेंटेशन में आता है। अब ए को पता तो नहीं था, ए ने बस बाहर से देखा कि घर ठीक दिख रहा है, लेकिन अंदर से जब बी ने वो घर खरीदा, जब वो उसमें रहने लगा, उसे पता चला कि इसकी फाउंडेशन तो वीक है। तो वो अब ए में फ्रॉड का चार्ज नहीं लगा सकता है क्योंकि ए वहाँ पे क्या ले लेगा, ए वहाँ पे डिफेंस ले लेगा मिस रिप्रेजेंटेशन का। वो ये कहेगा सर मैंने बाहर से तो हर चीज ठीक ही देखी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसकी फाउंडेशन वीक है, मतलब मुझे सब्जेक्ट मैटर मुझसे मिस्टेक होगी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। तो ये भी आपका मिस रिप्रेजेंटेशन में आएगा। अब जो बेसिक सवाल है, अब जो मैंने ऊपर समझाया फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। देखो, जो पहली चीज़ जो फ्रॉड है उसमें आपका इंटेंशन होता है दूसरे को धोखा देने का। दूसरी चीज़ ये सेक्शन 17 में डिफाइंड है। तीसरी चीज़ आपका इसमें पूरी तरह से आप इंटेंशन टू डिसीव, फ्रॉड का मीनिंग में ही इंटेंशन आता है और साथ में यहाँ पे आपका 100% इंटेंशन होता है कि आप उस दूसरे इंसान को धोखा दोगे। चौथी चीज़ आप वहाँ पे गलत स्टेटमेंट बताते हो और आप स्टेटमेंट गलत सही, आपको पता है कि ये चीज़ गलत है, फिर भी आप उसको सही बताते हो, मतलब आप गलत स्टेटमेंट बताते हो, वो भी जानबूझ के। आपको ट्रू फैक्ट के बारे में पता होता है, फिर भी आप उसे गलत चीज़ें बताते हो। और जो चौथी चीज़ है इसमें वो ये है कि
इसमें एग्रीव्ड पार्टी जो होती है उसको कुछ ना कुछ डैमेजेस होते हैं यहाँ पे, और एग्रीव्ड पार्टी को डैमेजेस के साथ साथ जो एग्रीव्ड पार्टी है वो आपको सू भी कर सकती है, मतलब वो आपके ऊपर कोर्ट केस भी कर सकती है और वहां पे उसको कंपनसेशन मिलेगा। अगर हम मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करें, मिस रिप्रेजेंटेशन में इंसान इनोसेंट होता है, मतलब इंसान को पता ही नहीं होता है कि भाई मेरे से मिस्टेक हो रही है, उसे लगता है हर चीज़ ठीक है, लेकिन उसको पूरी तरह से वो 100% शॉर्ट उसमें नहीं होता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इंसान तो इनोसेंट था पर उससे मिस्टेक हो गई है। अब यहाँ पे जो मिस रिप्रेजेंटेशन है ये सेक्शन 18 में डिफाइंड है। तीसरी चीज, मिस रिप्रेजेंटेशन में कोई इंटेंशन डिसीव करने का होता ही नहीं है। चौथी चीज, मिस रिप्रेजेंटेशन में आपको फैक्ट के बारे में पता ही नहीं होता है। आपको खुद जब फैक्ट के बारे में पूरी तरह नॉलेज नहीं है फिर भी तो आप उस फैक्ट को कैसे बता पाओगे। तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन में आपको खुद फैक्ट के बारे में 100% नहीं पता होता है, ये है। मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में आप सू नहीं कर सकते। आप इसलिए सू नहीं कर सकते क्योंकि वो बंदा इनोसेंट था, उसका इंटेंशन नहीं था। अगर आपने बीएनएस पढ़ा है, अगर आपने भारतीय न्याय संहिता पढ़ी है तो उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब होता है इंटेंशन। अगर आपका इंटेंशन ही प्रूव नहीं हुआ तो आप कैसे बोलोगे कि मैं आपसे कुछ गलत काम हुआ। गलत काम तो हो गया लेकिन आपका वो करने का इंटेंशन ही नहीं था, तो यहाँ पे आपकी मेंस रिया ही नहीं है। मिस रिप्रेजेंटेशन में मेंस रिया नहीं है तो इसीलिए आपको उसमें सू भी नहीं किया जा सकता। तो ये है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस। अब जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मिस्टेक, जो कि थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो मिस्टेक हम देखेंगे।